तो हेडिंग डालिएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो तान्या, रीमा और कश्यपी, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं न्यू यूनिट वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे बनाने के लिए उनको बनाइए। 2-3 दिन का और टाइम है, उसके बाद फिर हम लोग उसको सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, क्लास में लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क, पावर, एनर्जी। बहुत इजी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझ में आता है बिल्कुल। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो भी बन जाते हैं, बस कुछ हमको बेसिक चीजें इसमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक। क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? हाँ, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। आप लोग बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप लोग अपना वर्क कर रहे हो? हाँ, आप लोग अपना वर्क कर रहे हो। आप लोग अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? अलग अलग चैप्टर में ना वर्क को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी को याद है? वर्क को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो उसके लिए एक लाइन में लिखिए वर्क डैश करके, सब कुछ समझ में आएगा, सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी सब चीजें आराम आराम से समझ में आ जाएंगी। वर्क ये क्या होता है, अगर एक लाइन में इसको पूछूं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में वर्क कब हुआ? अगर ये डब्बा यहां का यहां रखा हुआ है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहीं पे रखा हुआ है। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये यहीं पे रखा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो क्या कोई वर्क डन होगा? फिजिक्स में कोई वर्क डन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ये 1 से लेके 5 सेकेंड के बीच में ना ये यहाँ पे गया हो और वापस यहाँ पे आ गया हो, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो वर्क डन का यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखिएगा नहीं, पहले लिखिएगा एक और लाइन, और नीचे वाली लाइन में लिखना और। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, ये पहली बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन। नेक्स्ट, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स, विप्लव दरवाजे को लगा। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, work is said to be done when a force applied on the body displaces the body। डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए फोर्स को, तभी हम मानेंगे कि वर्क हुआ है। आप आए, आपने बेंच के ऊपर फोर्स लगाई है, अभी लगा रहे हो आप बेंच के ऊपर फोर्स लगा रहे हो या नहीं? क्या बेंच में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। तो क्या आप वर्क कर रहे हो? नहीं। फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। चलिए, work is said to be done when a force applied on the body displaces the body through a certain distance, through a certain distance in the direction of force, in the direction of force। in the direction of force। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना W is equals to F dot S। ये देखो डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट लाइन में लिखना वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, दो ही तो चीजें हैं यहाँ पे, किसके किसके बीच का एंगल होगा ये? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या कह रहे हो, ये क्या बात हो रही है? यहाँ पे देखो, ये एक बॉडी है, मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में मोशन है। तो मोशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है।
अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है इस तरफ, तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच कितना एंगल है? कितना एंगल है कश्यपी, कितना एंगल है दोनों के बीच? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर यस सर। हाँ, कितना एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच? इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी सर डायरेक्शन अभी 0 डिग्री। भाई इसी डायरेक्शन में फोर्स है 0 और डिग्री। इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वर्क कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर आपने फोर्स कितना लगाया, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। चलो अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि फोर्स जो है ना वो इस तरीके से लग रहा है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है, वो इस एंगल के ऊपर लग रहा है, थीटा एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कि थीटा एंगल के ऊपर लग रहा है, और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? अगेन मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। बताओ कितना एंगल है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में? दिख रहा है यार, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है? थीटा। अरे भैया इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ट्रॉली बैग को खींचते हो ना, खींचते हो तुम ऐसा इंक्लाइंड, लेकिन चलता है वो सीधे सीधे, चलता है या नहीं चलता है? कभी खींचे हो ट्रॉली बैग? उसको आप लोग कैसे खींचते हो? जमीन में बैठ के लेट कैसे खींचते हो, कि इंक्लाइन डायरेक्शन में उसको खींचते हो और वो चलता है आगे की तरफ? क्यों आगे की तरफ चलता है? क्योंकि इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। भाई इंक्लाइंड जो भी चीज दिखती है ना किसी एंगल थीटा पे, हम उसको क्या करते हैं? 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। चलो ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा, वही तो इसको खींच रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगा है? एफ कॉस थीटा। तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा? ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये। समझ में आ रहा है? जो फोर्स उसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। कितना समझ में आ रहा है? चलिए लिखिएगा, ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। और इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग। लिखिएगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करना है हमको। इसकी एसआई यूनिट है जूल। न्यूटन मीटर को ही हम लोग एक्चुअली जूल कहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी क्या? मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG। और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होता है? हम लोगों ने डायमेंशन में डिस्कस किया था, एनर्जी का, वर्क का एक ही डायमेंशन होता है। कौन सा बताओ? M1 L2 T-2। मैंने आपको कहा था फोर्स का हमेशा याद रखना, MLT-2। उसमें आपने एक और L से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ML2 T-2 हो गया। क्या यहां तक के क्लियर है? ये सब चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन। नंबर 1 है पॉजिटिव वर्क। नंबर 1 है पॉजिटिव वर्क। देखो हम 3 टाइप के वर्क पढ़ेंगे। जब हमारी बॉडी का मोशन हो रहा है इस तरफ और फोर्स भी लगा हो इस तरफ, तो ये कौन सा वर्क होगा? ये पॉजिटिव वर्क होगा। अगर हमारी बॉडी का मोशन है इस तरफ लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, देखो मोशन इस तरफ है और फोर्स लगा हुआ है जस्ट अपोजिट, तो ये कौन सा वर्क हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। वर्क। हाँ, और जब हमारी बॉडी ऐसे रखी हुई है और इसके ऊपर फोर्स जो है ना, मोशन की डायरेक्शन ये है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैसे? 90 डिग्री पे। ये देखो
मोशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो वर्क डन। अब वो तो हमको समझ में आता है, जिस डायरेक्शन में यार फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई बताएगा ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हाँ बिल्कुल सही, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रिक्शन। जब इस ब्लॉक को तुम इस डायरेक्शन में खींचोगे तो यहां तुमने एक फोर्स लगाया है, उसके कारण ये आगे जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक कार को तीन लोग खींच रहे हैं, अगर एक कार को तीन लोग खींच रहे हैं तो तीनों लोग मिलके उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं ना, सेपरेट 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 तीनों का आप लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारी इस बॉडी के ऊपर भी एक एक्चुअल फोर्स इसको खींच रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। मैंने यहाँ पे मेन वाला फोर्स नहीं बनाया, एक मेन फोर्स है जो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, जो इस डायरेक्शन में मोशन दे रहा है, लेकिन हमको फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में मिल रहा है? इस डायरेक्शन में। जहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे ना, वहां वहां पे क्या होगा? वर्क डन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमको पता है अपोजिट होती है मोशन के, तो फ्रिक्शन के कारण भी ना हमको एक वर्क डन मिलेगा। लेकिन वो वर्क डन हमारे लिए यूजफुल होता है कि हमारा वो वेस्ट होता है? वेस्ट होता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा वर्क डन ना निगेटिव हो जाता है उससे ओवरकम होने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद देखो तीसरा क्या? अब वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है वो डिपेंड करता है ना। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर जब ड्रम वगैरह के ऊपर लग रहा होता है उसकी डायरेक्शन अलग होती है, वो रिटार्डेशन है एक्चुअली, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट नहीं रहेगी लेकिन उसमें। तो यहाँ पे देखो ये तीसरा वाला केस है। सोचो एक कुली है, वो अपने सर के ऊपर में एक ट्रॉली बैग लेके चल रहा है। उस ट्रॉली बैग का एक वेट होगा, वेट भी क्या है? एक फोर्स है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ट्रॉली बैग का वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन क्या हमारा ट्रॉली बैग नीचे जा रहा है? ट्रॉली बैग तो आगे जा रहा है, क्योंकि उसने कुली ने अपने सर पे रखा हुआ है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन इस बैग के ऊपर में मान लो इस सर के ऊपर बैग रखा है, इसके ऊपर एमजी कहाँ लग रहा है? नीचे। तो ब्लॉक इधर जा रहा है, लेकिन उस पर एमजी किधर लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है। तो देखो आपको ना तीन टाइप के दोस्त मिलेंगे आपके जीवन में। एक दोस्त मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में, तो वो आपके लिए क्या कर रहा है? पॉजिटिव वर्क डन दे रहा है। एक दोस्त है वो आपकी टांग खींचेगा, तो वो क्या कर रहा है? आपकी लाइफ में नेगेटिव वर्क डन दे रहा है। और एक दोस्त होता है जिसे आपसे कोई मतलब नहीं होता, आप इधर देख रहे हो वो उधर देख रहा है, तो इसके कारण हमको कोई वर्क डन नहीं मिलेगा। तो बस यही तीन दोस्त है, और ये तीनों दोस्त आपको हर प्रॉब्लम में मिलेंगे। भाई आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो ये तो हमेशा रहेगा। जब भी मोशन होगा रियल ऑब्जेक्ट्स में, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हमको फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा। और हर बॉडी का एक कुछ ना कुछ वेट होता है, जब वो कहीं पे रखी रहेगी तो एक नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। तो ये वो नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे इसका mg लग रहा है, बदले में ये रिएक्शन मिल रहा है। तो ये 90 डिग्री पे जो है ना, ये तो वैसे ही कट हो जाते हैं, क्योंकि इनके कारण हमको कोई वर्क डन नहीं देखने के लिए मिलता है। अब बच्चों को डाउट आता है, सर आपने इसको पॉजिटिव वर्क डन नाम दिया, उसको निगेटिव वर्क डन और उसको जीरो वर्क डन नाम क्यों दिया? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर है, एंगल कितना है दोनों के बीच? जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो वर्क डन हमको कितना मिल जाएगा? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर और फोर्स लगा है इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एफ एस कॉस 180। ये देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा हुआ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। अगर इसको तुम इधर कर दोगे ना तो एंगल जीरो है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल 180 डिग्री है। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो W इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अपने आप माइनस साइन आ गया। और यहां पे देखो ये वाली फोर्स जो है ये कितने एंगल पे है? 90 डिग्री एंगल पे। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे ना, उनके कारण हमको वर्क डन कितना मिलने वाला है? 0। क्या इतना समझ में आया? चलिए लिखिएगा नेचर ऑफ वर्क डन। नंबर 1, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। नंबर 1, पॉजिटिव वर्क। लिखिएगा इसमें, इफ थीटा इज एक्यूट, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है ना 90 डिग्री से कम है। इफ थीटा इज एक्यूट, आपको पता है जब थीटा 0 से लेकिन 90 तक के होता है तब कॉस की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 पहुंचने तक की क्या हो जाती है? वो 0। कॉस 90 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 91, 92, 93, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होने लगती है। तो पॉजिटिव वर्क हमको कहां मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 से 90 हो। लिखिए, इफ थीटा इज एक्यूट, यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, then the work is said to be positive. Then the work is said to be positive. ये देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में फोर्स है। ये हमको दिख रहा है थीटा जो है 90 से कम है। तो यहाँ पे बताओ जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ये साथ देने वाला दोस्त है। ट्रॉली बैग को आप ऐसे ही खींचते हो। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, ये डायग्राम बना के, द पॉजिटिव वर्क favors the motion of body. Positive work favors the motion of body. तो कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और तुमने उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यानी कि तुम उसके मोशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं? उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट। अच्छा, इसी में एग्जांपल लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारी ग्राउंड है, ये सरफेस है, ये एक बॉल हवा में मैंने पकड़ के रखी हुई है, अभी हाथ में पकड़े हुए हूं। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? mg नीचे की तरफ लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है? एग्जैक्टली यानी कि यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। सपोर्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन, उसी डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन यार यहाँ पे जो हवा है वो क्या कर रही है? इसको रेजिस्ट कर रही है। आप एक पेपर को नीचे छोड़ के देखना, हवा उसको नीचे आने नहीं देती। तो जिसके ऊपर एयर के कारण रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा, वो कहां लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना एयर का, वो क्या कर रहा है? निगेटिव वर्क क्रिएट कर रहा है। तो एग्जांपल लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, और यहाँ पे थीटा कितना होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? तान्या बताओ कितना एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 0 डिग्री। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये भी तो उसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी एंगल कितना है दोनों के बीच का? 0 डिग्री। मान लो mg नीचे लग रहा होता और बॉल जा रही होती ऊपर, तब ये कितना हो जाता? 180 डिग्री। क्लियर है? लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ब्रैकेट में लिखना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉमा, then the work done by gravity is positive. तो देखो सेम वही बॉल है, एक बार मैंने उसको छोड़ा वो नीचे आ रही है, तो वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लग रहा है और बॉल कहां जा रही है? ऊपर। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बस हमको ये देखना है किस डायरेक्शन में मोशन है और फोर्स किस डायरेक्शन में है, दैट्स इट। लिखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। लिख लिया। इसमें अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा, when theta is equals to 0 डिग्री। देखो फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1।
और वो कब मिलती है? जब थीटा कितना होता है, थीटा कितना होता है तब हमको इसकी वैल्यू 1 मिलती है। 0 कॉस 0 क्या होता है? 1। अरे तुमको वर्क डन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा क्या रखोगी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले? तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और वो कब मिलती है? जब थीटा कितना हो? 0। समझ में आया? अगर थीटा की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी ना तो कॉस थीटा क्या हो जाता है? 0.9, 0.8। इसलिए वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। लिखिएगा स्टार पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन द फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, देन द फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब सेकंड लिखिएगा नेगेटिव वर्क, सेकंड लिखिएगा नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अब देखो ये हमारी कोई बॉडी है, पता है उसमें मैंने कोई एक मेन फोर्स लगा के रखा हुआ है जो कि उसको उस डायरेक्शन में खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। या हो सकता है कि ये ढलान पे हो, या हो सकता है कि आपने अपनी गाड़ी में से चाबी को निकाल लिया हो। अगर गाड़ी में से चाबी को निकाल लोगे तो क्या होगा? गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ भूलती रहेगी, तो मोशन सामने हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये हमारी ऐसी गाड़ी थी जिसकी मैंने ना चाबी निकाल लिया, इंजन को बंद कर दिया है, लेकिन गाड़ी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? वो इस डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं? अब आप चाहते हो कि ये गाड़ी रुक जाए, आप क्या करोगे? इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, गाड़ी को रोकना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो चाहो तो इस डायरेक्शन में लगाओ, मैंने इस डायरेक्शन में लगा लिया। ये लो, किसी की साइकिल जा रही है, आपने उसे कैरियर पकड़ लिया, तो देखो आपने इस एंगल के ऊपर फोर्स लगाया है ना। बैठ के लगाओगे तो देखो आपने सीधा लगाया 180 डिग्री पे, लेकिन आपने खड़े खड़े ऐसे पकड़ लिया उसकी साइकिल को, तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, इस एंगल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल से देखो ये कुछ एंगल बना रहा है हाथ, तो वैसे हमने क्या किया? इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है। इसने यहां से जो एंगल बनाया हुआ है वो एंगल कितना है? मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है? सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल थीटा। मोशन की डायरेक्शन से हम लोग एंगल देखते हैं थीटा। अब ये थीटा 90 से कम है या 90 से ज्यादा है? थीटा 90 से ज्यादा है। तो हमने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मोशन से इस फोर्स का एंगल देखा थीटा, वो क्या निकल के आ रहा है? 90 से ज्यादा। अगर एंगल 90 से ज्यादा होता है, आप रख के देखना, आप कॉस जैसे रखोगे 60 डिग्री तो ये आपको कितना मिलता है? 1/, जोर से बोलो ना, पता है तुम? 1/2। अगर आप कॉस 90 डिग्री रखोगे तो क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर आप रखोगे कॉस 91 डिग्री तो पता है -0.01 ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। तो कॉस 90 के बाद क्या होता है? वैल्यू ना माइनस में चली जाती है। तो देखो 90 से तो ज्यादा ही है वो, इसका मतलब अब वर्क डन हमको क्या मिलने वाला है? नेगेटिव वर्क डन मिलने वाला है। आप खुद देखो, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी रुक जाएगी ना। कैसे रुकेगी? बॉडी के पास जो एनर्जी उसको आप खा जाओगे। कैसे? उसको नेगेटिव वर्क देके। तो लिखिएगा यहां पे, इफ द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, इफ एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी कि जो थीटा है ना ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, then the work is said to be negative, the work is said to be negative, full stop. It signifies that, it signifies that the direction of force is such that, the direction of force is such that it opposes the motion of body, it opposes the motion of body. Example, work done by frictional force, work done by frictional force is negative,
इज नेगेटिव। उसके बाद स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ कॉस एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन की आपको मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। कॉस थीटा 1 से लेके -1 के बीच वेरी करता है, तो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -1। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1। और ये कब मिलती है, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। यानी कि आप इस गाड़ी को अगर रोकना चाह रहे हो ना सेम फोर्स से, तो उसको ना बिल्कुल 180 डिग्री पे लगाना, तब बड़े आराम से रुक जाएगा ये। तो लिखिएगा स्टार पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कॉमा, द फोर्स डज मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा जीरो वर्क। अब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। जीरो वर्क, जीरो वर्क कब मिलेगा, जब थीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री। और कब मिल सकता है हमको जीरो, लिखिएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और कब वर्क डन जीरो हो सकता है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो तब भी तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। एक ट्रक खड़ा हुआ था, आपने ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया, एंगल 90 डिग्री भी नहीं था, आप बोलोगे कि सर एंगल 90 डिग्री नहीं था लेकिन अभी भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, अरे तो भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। या अगर कोई बुक रखी हुई है और मैं यहां से देख रहा हूं, मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट हो जा, पर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने फोर्स ही नहीं लगाया। तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो तब भी क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। एक बार जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा है कि जीरो वर्क डन हमको कब मिलता है, उसमें एक ऑप्शन था ओनली व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और बच्चे उसको टिक मार के आए थे। सिर्फ तभी मिलेगा क्या जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन हमको तब भी मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। आप बेंच पे बैठे हुए आपने फोर्स लगाया हुआ है, अगर आप 90 डिग्री पे ना लगाओ तो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो लिखिएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द वर्क डन विल बी जीरो, फुल स्टॉप। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिखना एस इक्वल टू जीरो। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में हमने लिखा एस इक्वल टू जीरो, और नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ इक्वल टू जीरो, देन ऑल्सो वर्क डन इज जीरो, देन ऑल्सो वर्क डन इज जीरो। एग्जाम्पल लिखिएगा, when a coolie travels on a horizontal platform, when a coolie, COOLIE, coolie travels on a horizontal platform with load, with load then work done against gravity, then work done against gravity is zero। तो देखो ये हमारा कुली इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक mg नीचे की तरफ लग रहा है। जिस डायरेक्शन में mg लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, नहीं। तो देखो मोशन की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। देखो फोर्सेस बहुत सारे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन है। इस फोर्स के कारण वर्क डन क्या है, आप सिर्फ ना एंगल देखना, एंगल, मोशन और फोर्स दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अब भी तो हमने डिस्कस किया जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। कितना क्लियर है? चलिए इसमें लिखिएगा दूसरा एग्जांपल है, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इन सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। यहां पे देखो इस सेंटर के अबाउट मैं इस स्टोन को, येलो वाले स्टोन को गोल गोल घुमा रहा हूं, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने दो फोर्सेस पढ़े हैं। सेंट्रीपिटल कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एफसी, देखो फोर्स लग रहा है। अब देखो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने बताया था वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन कितना होता है, 0, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। तो यहाँ पे बना लेना कि देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है। रेडियस जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसके टेंजेंट के, तो इनके बीच एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। इसलिए यहां पे भी वर्क हमको कितना मिल रहा है, 0। बस एंगल देखो और काम करो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है और किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा ये वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F इज इक्वल्स टू दिस मच दिया हुआ है यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इतना। या चलो इसके पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक फोर्स दिया हुआ है आपको F इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4 के यूनिट, एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फाइंड द वर्क डन बाय गिवन फोर्स। ये क्या बात हुई सर, वर्क डन हम लोग पढ़ रहे हैं और आप वेक्टर के क्वेश्चन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। तो आपको देखो फोर्स तो दिया हुआ है एकदम क्लियर कट, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये जो आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, ये इसकी पहली पोजीशन है, इसकी पहली पोजीशन है। चलो मैं इसको ना नाम, वहां पे आर से हम लोग डिनोट करते थे इसको, पोजीशन वेक्टर को, तो इसको मैंने बोल दिया ये इसकी पहली पोजीशन है और ये इसकी दूसरी पोजीशन है। चलो मान लो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होता, यहाँ पे ये लगे हुए माइलस्टोन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर कोई स्टोन यहां से यहां मूव किया तो बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है उसका डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकाला आपने, 6 माइनस 4, 2। तो वैसे ही वहां पे 3 डायमेंशन में आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर दी हुई है, सबसे पहले इसको भी आप ना वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो ये पहली पोजीशन को मैं लिख दूंगा 1i प्लस 5j प्लस 7k, और दूसरी वाली पोजीशन क्या है इसकी, 4i प्लस 8j प्लस 9k। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपने यहां पे निकाला ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे भी टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको मैं आर बोल रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट को, दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3i, 8 में से 5 गया प्लस 3j, 9 में से 7 गया 2k। तो देखो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास और हमारे पास में फोर्स भी है, दोनों वेक्टर में है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, आर लिखो चाहे एस लिखो चाहे डी लिखो, कुछ भी लिखो, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है हमको। एक्चुअली वेक्टर में ना हम लोग इनको, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आर लिखते थे, यहाँ पे उसको एस लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो ये भी वेक्टर के फॉर्म में, आई जे के मतलब वेक्टर है, इसमें भी देखो आई जे के दिख रहा है मतलब ये भी वेक्टर है। तो हमने वर्क डन का पहला फॉर्मूला आज की क्लास में क्या पढ़ा था, पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, पेज पलट के देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी चीजें, वेक्टर चीजें हैं, तो भाई डॉट प्रोडक्ट इनका लेना है आपको।
तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, W इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका 3i प्लस 3j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, i से i को मल्टीप्लाई, j से j को मल्टीप्लाई और k से k को मल्टीप्लाई और सबको जोड़ देते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 23, इतना ही आएगा ना जूल्स। क्या इतना क्लियर है? इस क्वेश्चन को फिर से बताना जरूरी है, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो देखो क्वेश्चन में ना हमको बोला है कि वर्क डन निकालो, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मुझे दिया हुआ था यार, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना था। डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने बोला है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाता है, तो मैंने क्या किया, इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया, इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या, तो मुझको मिल गया डिस्प्लेसमेंट, उसको फॉर्मूले में पुट किया, डॉट प्रोडक्ट लिया और हमारा आंसर आ गया। अभी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन, यहां पे देखो आपको डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां तो आप डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, एंगल पूछा है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है वो, अरे ए बी लिखो चाहे एफ डी लिखो, बात एक ही है ना। तो देखो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसको मैं यहां रख दूंगा, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है उसको मैं यहां रख दूंगा, और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम लोग, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क डन को निकालते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। यहां डी से लिखा हुआ है तो मैंने यहां पे डी लिख दिया, अगर यहाँ एस लिखा होता तो मैं क्या लिख देता, एस। अगर यहाँ आर लिखा होता तो क्या लिख देता, आर। अब डिस्प्लेसमेंट है, उसको कुछ भी लिखो, आर एस डी, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख दिया एफ डॉट डी। एफ डॉट एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया है, तो हमने भी डी से डिनोट कर लिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3i प्लस 4j प्लस सॉरी माइनस 5k इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5i प्लस 4j प्लस 3k। तो ये कितना आ गया, i से i को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस j को j से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 15 प्लस 16 प्लस सॉरी माइनस 15। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 16 जूल या 16 यूनिट। ये हमारा वर्क डन आ गया। पर क्वेश्चन में वर्क डन पूछा ही नहीं था, क्या पूछा है, एंगल बिटवीन देम। तो हमको पता है कि अगर किसी दो चीजों का हमको अगर डॉट प्रोडक्ट पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको ये पता है एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी अपॉन में एफ डी। एफ डॉट डी हम पहले ही निकाल चुके हैं 16, और नीचे एफ और डी को मैं सेपरेट सेपरेट निकाल लेता हूं। एफ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसको जितने भी उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स है ना उनका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो
तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 25, 16 और 9 50, √50। वैसे ही डी की वैल्यू भी हम निकाल लेते, ये आपकी एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है ये, इसको भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 प्लस 9, तो ये भी कितना हो गया? √50। लिख लो cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये आप लोगों ने अभी भी निकाला था 16, ये हो जाएगा √50, ये भी हो जाएगा √50, तो 16/50 यानी कि 32/100, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 0.32 cos थीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 0.32। क्या ये समझ में आया? एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है आप लोगों का। तो उसमें निकालना था थीटा, तो थीटा निकालने के लिए ना मुझको ये वाला फॉर्मूला याद आया कि एफ डॉट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। बस यही फॉर्मूले का खेल है। हर बार मुझे ये सारी चीजें दी होती है और ये निकालना होता है। इस बार क्या है, हम पहले ये निकालेंगे तो उसकी हेल्प से कॉस थीटा निकालेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करो और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको 3 अपने दोस्तों को पहचानना है, एक जो आपका सपोर्ट करेगा, एक जो आपको अपोज करेगा और एक जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पोज दिख रहा है वो कैसा है बताओ? ये हमारा सपोर्टिंग दोस्त है, अपोजिंग दोस्त है कि बिना मतलब वाला दोस्त है? सपोर्टिंग, उसी के कारण यार मोशन हो रहा है। हाँ बेटा बेटा, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग फोर्स है ये। लेकिन जो यहाँ पे हमें अपोज कर रहा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो अपोज कर रहा है। मुझे कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे ना ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मतलब फ्रिक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो क्या बच्चे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं? फ्रिक्शन की इस तरफ हो जाएगी और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो मोशन हो रहा है यानी कि कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू के इंटू आर। हाँ तान्या, म्यू के इंटू आर। क्या हमको म्यू के दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, एक ही कोफिशिएंट दिया है ना, तो उसी को हम लोग म्यू एस मानेंगे, उसी को म्यू के मानेंगे। क्या हमको आर दिया हुआ है? आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। हमको ब्लॉक का मास दिया हुआ है, देखो 5, तो इसका नीचे mg कितना हो जाएगा? 5 इंटू जी, तो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा? 5g। भाई इसका एक नीचे की तरफ mg लगेगा तो बदले में ग्राउंड इसको रिएक्शन ऑफर करेगा, रिएक्शन। ये देता है mg ग्राउंड को और बदले में ग्राउंड क्या देता है? रिएक्शन। ये एक्शन है, इसने ग्राउंड को दिया अपना mg, बदले में ग्राउंड इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे देगा, वही हो जाएगा mg। और यहाँ पे दिख रहा है एक चीज फ्रिक्शन। तो देखो मैं इस डायग्राम को ना ढंग से बना देता हूं। एक ये दिखा हमको, उसके बाद हमको दिख रहा है फ्रिक्शन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू आर। और यहाँ पे जो आर लगेगा ना ये इक्वल टू होगा किसके? mg के। तो क्या आपको तीनों दोस्त दिख गए? तीनों दोस्तों के कारण आपको सेपरेट सेपरेट वर्क डन निकालना है। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 100 न्यूटन। तो इस 100 न्यूटन के कारण आपको वर्क डन निकालना है। तो पहला वाला मैं निकाल रहा हूं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कितना है? 8 मीटर। आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा के इसको 8 मीटर तक के घसीटा है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया और नॉर्मल फोर्स ने कितना वर्क किया, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डायरेक्शन में इसमें, और मोशन भी है इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। बाद में तो आपको आदत हो जाएगी, cos 0 90 कुछ नहीं लगाओगे, अच्छा ये तो सेम ही डायरेक्शन में, तो सीधा 100 इंटू 8 लिख दोगे। उसके बाद दूसरा वाला वर्क डन ड्यू टू, ये है फ्रिक्शन,
ये है एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैंने निकाला। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। पहले तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन, क्योंकि ये दिया हुआ है 5 और जी की वैल्यू होती है 10, तो रिएक्शन हो गया 50 न्यूटन। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 50, तो कितना आ गया ये, 10 न्यूटन। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8, और एंगल कितना है इनके बीच का, 180 डिग्री। भाई मोशन इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, ये हमें अपोज कर रहा है। एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट सामने माइनस लगा दूं, कॉस 180 लिख के माइनस लगाने से अच्छा। तो ये फ्रिक्शन के कारण आ गया। उसके बाद तीसरा क्या निकालना है, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। कितना होगा तान्या तीसरा वाले का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन। अच्छा मोशन किधर हो रहा है, राइट साइड, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना होता है, 0। अरे दुनिया जहान का क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल के कारण कितना वर्क डन, 0, आंख बंद करके देखना ही नहीं इसकी तरफ सर, 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के रखा हुआ है, बताओ नॉर्मल रिएक्शन के कारण कितना, 0। देखना ही नहीं है फिगर की तरफ। कितना क्लियर है। चलो तो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाना है। फिर से वही 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसी को उठा के अब मैंने क्या कर दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है, और ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। ये जो ब्लॉक है ये 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी वो यहां से लेके यहां तक के पहुंच जाएगा ना, तो ये 4 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप खुद बताओ ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में तो होगा क्या, ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में क्यों हुआ, कौन है जो इसको उस डायरेक्शन में खींचा, एमजी। चलो इसको रिजॉल्व करके देखते हैं। ये 4 मीटर तो याद रहेगा ना, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। इसके ऊपर हमने अभी कोई फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन मदर नेचर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। क्या होगा वो, एमजी। तो देखो इसके ऊपर एमजी तो भाई फ्री में लग ही रहा है, ये देखो ये लग रहा है एमजी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि ना मोशन इसी डायरेक्शन में होना है, तो इसको हम लोग एक एक्सिस मान लेंगे और दूसरा एक्सिस क्या मान लेंगे, इसके परपेंडिकुलर। मैंने बताया था हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा, एक एक्सिस को ले लेंगे इसके पैरेलल और एक एक्सिस को ले लेंगे इसके परपेंडिकुलर। ले लिया हमने। अब ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37। ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। जहां से एंगल बनता है ये कितना हो जाएगा, mg cos 37, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा, mg sin 37। देख लो कौन है जो उसको उस तरफ खींच रहा है, दिख गया। यही तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब इसको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही वाला फोर्स। यही वो फोर्स है जो इसको उस डायरेक्शन में खींच रहा है। अच्छा ये कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। देखो परपेंडिकुलर है ना नॉर्मली, तो ये है हमारा रिएक्शन फोर्स। तो यहां पे अब देखो यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब यहां पे भी फ्रिक्शन आने वाला है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी ये बताओ, ब्लॉक इधर आ रहा है तो इसी साइड फ्रिक्शन होगा, नहीं फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, इस तरफ। कितना समझ में आया। चलो नंबर 1 हम निकाल रहे हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या सारे बच्चों को यहां दिख रहा है मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है,
मोशन तो भैया इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है mg sin 37। दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है हमारा? mg sin थीटा, mg sin 37, mg sin 37 ये हमारा फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने? 4 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, नहीं तो मैं आगे लिखता कॉस के साथ में कुछ भी एंगल, तो ये कॉस 0 है तो इसको मैंने नहीं लिखा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब यहां पे बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फिफ्टी। कैसे निकाले? mg। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, नीचे लग रहा है mg, तो रिएक्शन कितना आएगा? रिएक्शन भी आएगा क्या? mg के इक्वल। अगर मैंने इस प्लेन को पूरा 90 डिग्री कर दिया, सोचो अगर ये प्लेन 90 डिग्री हो गया, ये अब ये नीचे लग रहा है mg, ये कितना रिएक्शन दे रहा होगा? कितना रिएक्शन दे रहा होगा? 0। दीवार पे अगर मैं ऐसी इस पेन को चिपका दूं तो क्या ये उसमें चिपका रहेगा क्या? ये तो नीचे गिर जाएगा, सिर्फ mg नीचे की तरफ। तो उस प्लेन के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। यहां पे देखो, इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और उसके अपोजिट क्या दिख रहा है? mg cos 37। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos 37। हमेशा तो निकाले हैं यार, mg cos थीटा के बराबर रिएक्शन आता था, याद आ रहा है? रिएक्शन किसके बराबर आता था? mg cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos 37 के बराबर। चलो इसको सॉल्व करो पहले। साइन 37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल कितना होगा? 37। साइन 37 के सामने वाला एंगल साइड कितनी होती है? 3, नीचे वाली 4, ये वाली 5। तो देखो अब हमको साइन 37 निकालना है। मास कितना दिया हुआ है? 5 इंटू जी होता है 10। साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 इंटू 4, 5 से 5 कर गया 30 इंटू 4 120 जूल। अब दूसरा वाला निकाल रहा हूं मैं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू आर, और आर कितना है हमारा? mg cos 37। तो इसको मैं लिख लेता हूं, फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? 4, और फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू आर इंटू 4। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, म्यू हमको क्या दिया हुआ है? 0.1 इंटू रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? mg cos 37 इंटू 4, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? तुम पार्क में गए, फिसलन पट्टी में बैठे, फिसलन पट्टी में बैठोगे तो इसी तरफ फिसल जाओगे। तुमको खींचने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला mg sin 37। तो mg sin 37, ये वाला फ्रिक्शन, ये वाला फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसी डायरेक्शन में मोशन है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg sin 37, डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में गिवन 4। उसके बाद इसने पूछा था फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना मिल रहा है हमको। यहाँ पे एक चीज मैंने लगाई नहीं है जानबूझ के, फ्रिक्शन फोर्स है, इसके कारण वर्क डन हमको क्या मिलेगा? फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कैसा मिलता है? नेगेटिव। अबे मोशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो इसके सामने क्या लगा लेंगे हम लोग? माइनस। या आखिरी में लिख लेते चुपचाप cos 180 डिग्री, या सामने में क्या लगा लो? माइनस। ये हमने माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस लगा। फ्रिक्शन का नाम सुनते ही हमने माइनस कर दिया, वर्क डन माइनस में होगा, हमेशा माइनस में होगा।
उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन निकालना है, इसको निकालो फटाफट। 0 देखना ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन इधर और मोशन इधर, वर्क डन कितना 0। तो जो फॉर्मूला लगाना है लगा लेना यहाँ पे तीसरा वाला और उसको निकाल लेना। फॉर्मूला लगा देना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 लिख देना वहां पे, ठीक है। क्या इतना हो गया? चलिए इसके बाद लिखिएगा, टाइम हो गया है क्या? ठीक है, तो यहां तक के हम लोग अभी कर चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन। इसमें हमारा फोर्स जो है ना वो वेरिएबल रहेगा। पिछली बार देखो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, एक्स वाई नहीं था उसमें। यहाँ पे फोर्स ना पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी डिस्प्लेस होती जा रही है ना, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। पिछली बार कांस्टेंट फोर्स था, अब फोर्स भी हमारा चेंज होने वाला है समय के साथ। पिछली बार फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, आप उसको उठा के रख देते थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी टाइप के हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग अभी तक के हम लोग ने जो क्लास में क्वेश्चन किए ना, इसको रिवाइज करके आना। डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच में जो रिलेशन रहता है, आप ये जो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया ना इंक्लाइंड प्लेन वाला, उसी को घर जाके एक बार और सॉल्व करना बिना देखे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मजा आएगा आगे, क्योंकि आगे जाके ना कॉन्सेप्ट और बड़े 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 होने वाले हैं। चलो एक ऐसी मैं पूछता हूं, अगर आप जेडब्ल्यू एग्जाम में बैठे और आपके सामने ऑप्शन आया कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इतना ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन वर्क डन विल बी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी मिनिमम, ऑप्शन डी कैन नॉट से। क्या टिक लगाओगे? डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो आप लोग क्या आंसर मार के आओगे? तो आपको मार्क्स भी कितने मिलेंगे? 0 नहीं मिलेंगे, निगेटिव में मिलते हैं। हाँ, माइनस मार्किंग होती है ना। आपने तो पूछा ही नहीं किस फोर्स के कारण। अभी प्रूफ कर देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी वर्क डन क्या होगा? नॉन 0 होगा। कैसे? 2 मिनट का टाइम लेंगे बस। ये हमारा एक प्यारा सा ब्लॉक था, वो यहां पे था। मैंने इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको यहां तक के खींच के लेके गया। यहां पे मैंने क्या किया, वापस से इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको वापस यहां पे लेके आया, ये वापस से ऐसे ही दिखने लगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। इस फोर्स के कारण वर्क डन देखो, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का, तो इस फोर्स के कारण देखो डिस्प्लेसमेंट एक तो इस साइड गया ये, उसके बाद वापस से इस डायरेक्शन में आ गया। जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन है, लेकिन यहां पे देखो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। भाई बॉडी उधर जा रही है और फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। यहां पे देखो इस तरफ हम बॉडी को खींचेंगे और फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। दोनों बार उसकी डायरेक्शन चेंज है, तो इस डायरेक्शन में जब आप आओगे तब वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस में, और जब उधर जाओगे तब भी कितना हो जाएगा? माइनस में एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस में क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, जब मोशन उधर है तो फ्रिक्शन इधर है, तो फ्रिक्शन के कारण तो हमको हमेशा लॉस होता है। तो वर्क डन के अगेंस्ट आपको यहां पे भी वर्क करना पड़ा और फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहां पे भी आपको वर्क करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? नॉन 0। इस चीज को अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई गेस कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्लास और अच्छा होगा, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।